दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि आप डाइनिंग आउट करते समय या फिर फूड ऑर्डर इन करते समय क्या चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमो, सबवे या इंडियन ट्रेडिशनल एथनिक फूड्स, तो आप एक बार सोचोगे कि क्या ओकेजन है, कैसी मेरी एपेटाइट है, अभी किन लोगों के साथ हम इंजॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही आप बोलोगे कि नहीं, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके सामने जो कि आप इन सारे बिजनेसेस में पैसा लगा सकते हो, तो आप बोलोगे यस, आई वांट टू इन्वेस्ट। व्हाई? क्योंकि ये सारे बिजनेसेस जो राइजिंग बिजनेसेस हैं, और इसलिए भी क्योंकि आज का जो यूथ है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इन चीज़ों का। आप डेफिनेटली जो भी चीज़ राइजिंग है या जिन चीज़ों के पीछे आज का यूथ है उनके पीछे आप डेफिनेटली वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। बर्गर किंग एक आईपीओ लेके आ रहा है जहां पर कि अपने ग्रोथ जो पूरे प्रोसेस है, ग्रोथ के प्रोसेस में आपको इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेके आ रहा है कि कंपनी जो ग्रोथ करने वाली है, जो कि अभी 261 रेस्टोरेंट हैं, उससे 700 रेस्टोरेंट होने वाली है, उसके लिए कंपनी एक फंड रेज कर रही है मार्केट से। और हम अब देखेंगे पर्टिकुलर डिटेल्स में कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला कि क्या ऑफर डिटेल्स हैं, दूसरा पूरे सेक्टर कैसा ग्रो कर रहा है, पूरे सेक्टर किस तरह से रहा है, आने वाले दिनों में क्या सेक्टर हो जाएगा, और फिर तीसरी चीज पे बात करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, वैल्यूएशंस कैसा है, जिस प्राइस पे कंपनी शेयर दे रही है। तो पहले सबसे पहले ऑफर डिटेल्स पे बात करते हैं कि ऑफर क्या है। सबसे पहले 2 दिसंबर से ऑफर खुल रहा है, 4 दिसंबर तक चलेगा। 3 दिनों का ऑफर है जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। 59 रुपीज इसमें पर शेयर प्राइस का एक रेंज रखा गया, 59 to 60, इनके बीच में आप बिड कर सकते हैं। 250 जो है मिनिमम शेयर बिडिंग करनी होगी आपको, या इन मल्टीपल्स ऑफ 250 शेयर्स। अब इसमें 810 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। ये जो आईपीओ आया है इसमें दो तरह से कंपनी पैसा निकालेगी। पहला आईपीओ जिसमें कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, बर्गर किंग वो इशू कर रही है 450 करोड़ रुपए के शेयर्स, और इनके जो प्रमोटर हैं वो 6 करोड़ शेयर इशू करेंगे। तो 6 करोड़ प्रमोटर इशू कर रहे हैं और 450 करोड़ वर्थ के शेयर कंपनी इशू करेगी, और 13.5 करोड़ शेयर्स कंपनी इसमें इशू करेगी, और 10 रुपए के फेस वैल्यू का ये शेयर है। और शेयर्स में आप देखेंगे कि 75% शेयर जो हैं इनके QIB जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए रखा गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में 15% और रिटेल के लिए 10% की। अब इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जो हैं BLRM जो हैं, कोटक महिंद्रा कैपिटल है, CLSA इंडिया है, एडलवाइज है और JM फाइनेंशियल है। अब कंपनी क्यों पैसा उठा रही है? ये कंपनी का जो लक्ष्य है 2026 तक कि इनके 700 रेस्टोरेंट हो जाएंगे। समय पे 261 रेस्टोरेंट हैं, यहाँ से 700 2026 तक का लक्ष्य है, जिसके लिए कंपनी पैसा उठा रही है। तो जो ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर अगर देखें, जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है कंपनी का, उसमें कंपनी ने 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर रखे हैं। पहला 165 करोड़ रुपए कंपनी खर्च करेगी, अपने डेट जो कि पुराने इनके उधार हैं कंपनी पे, उसको चुकता करेगी। दूसरा 177 करोड़ रुपए कंपनी नया रेस्टोरेंट, 700 जो रेस्टोरेंट 261 से 700 होंगे, तो एक्सपेंशन में, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन में कंपनी खर्च करेगी। तो ये 2 मुख्य इनके ऑब्जेक्ट हैं इस आईपीओ के। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री किस तरह से की है, क्या साइज है इंडस्ट्री का इन दिनों में, इसकी हम बात करेंगे। तो फूड सर्विसेज मार्केट साइज इंडिया में तकरीबन 4,23,000 करोड़ का फूड मार्केट साइज है टोटल इंडिया में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि मार्केट कितना बड़ा है, क्योंकि अगर हम मार्केट को नहीं समझेंगे, मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो जब भी हम एक इंडस्ट्री के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो बात करने से पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल क्या रही है, कहाँ तक जाने की उम्मीद है। तो ये पूरी जो लाइफ साइकिल है उस पर हम देखेंगे कि अगर सेक्टर की लाइफ साइकिल और अभी अपकमिंग है और बढ़ सकता है यहाँ से, तो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर डेफिनेटली रहती है कि आपने अगर ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया जहाँ पर वो सेक्टर एक्सपैंडिंग है और बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, बढ़ सकता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो वो मतलब आप समझो कि आपका आधा काम तो हो गया। उसके बाद फिर आपको कंपनी देखनी होगी कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कौन से सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है।
तो देखिए जो 4,23,000 करोड़ का मार्केट है, उसमें जो चेन रेस्टोरेंट का जो मार्केट है मौजूदा दिनों में वो करीब 40,000 करोड़ का है। 40,000 के चेन मार्केट में जो पर्टिकुलर QSR सेगमेंट है, जिसमें कि बर्गर किंग आती है, जिसे हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, मैकडोनल्ड है, KFC है, वाव मोमो है, आप देखेंगे डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ये तमाम चीजें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आती हैं। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का जो मार्केट है वो तकरीबन 19,000 करोड़ के करीब का है। अब ये 19,000 करोड़ का जो मार्केट है, अब ये इसी में हम इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है, उसके बारे में हम फिर देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं। तो इंडियन ऑर्गेनाइज फूड मार्केट के बारे में अगर देखें किस तरह ग्रोथ किया है, तो 2015 में 82,000 करोड़ का मार्केट था, जो कि बढ़ के 1,60,000 करोड़ का जो इंडियन जो ऑर्गेनाइज फूड मार्केट है, टोटल ऑर्गेनाइज फूड मार्केट, हम QSR की नहीं टोटल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वो 83,000 करोड़ से लेके 1,60,000 करोड़, और 2025 आते आते इसमें 3,27,000 करोड़, मतलब यहाँ से भी डबलर 5 सालों में यहाँ से भी डबल हो जाएगा ये मार्केट साइज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उस मार्केट के अंदर में जो QSR सेगमेंट है पर्टिकुलरली, वो 16,000 करोड़ का 2015 में था, जो कि बढ़ के 2020 में ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल, जो कि 35,000 करोड़ के करीब हो गया है। और 2025 तक 2.5 गुना के करीब बढ़ जाएगा, जिसमें 82,500 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। तो ये मार्केट इज एक्सपैंडिंग। सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट QSR का बढ़ रहा है। QSR में बर्गर और सैंडविचेस भी एक सब सेगमेंट में आते हैं। 2015 में 2,400 करोड़ का बर्गर और सैंडविचेस का मार्केट था, जो कि 2020 आते आते 5,800 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ये भी मोर देन डबल 5 सालों में हो चुका है। और आने वाले दिनों में भी, जैसा कि हम मार्केट को देख रहे हैं, मोर देन QSR जो सेगमेंट है वो अगर ग्रो करता है 2.5 गुना, तो ये भी कंपनी जो बर्गर है और सैंडविचेज है, ये मार्केट भी डेफिनेटली ग्रो करेगा। अब इंडिया में लोग कितना खर्च करते हैं, उसका एक कंजम्पशन जो पैटर्न है इंडिया में, कि मेट्रो सिटीज में, मेगा मेट्रोज में, मिनी मेट्रोज में, टायर 1 टायर 2 सिटीज में किस तरह से लोग अपने पैसे को खर्च करते हैं। तो देखिए 2014 में मेगा मेट्रोज में जो ईटिंग आउट फ्रीक्वेंसी थी पर महीने, जो कितनी बार आदमी बाहर जाके खा रहा है, तो 5.7 टाइम्स, और 2020 आते आते 6.3 टाइम्स। तो यहाँ पर एक ग्रोथ दिखा है। एवरेज स्पेंड जो है वो भी बढ़ा है। 2014 में 902 था मेगा मेट्रोज में, जो कि बढ़ के 1,040 के करीब आ चुका है 2020 आते आते। ऑर्डरिंग इन फ्रीक्वेंसी, जो हम फूड ऑर्डर करते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 थी पर मंथ महीने में पहले, वो बढ़ के 2 गुना हो चुकी है 2014 से 2020 आते आते। और एवरेज स्पेंड इन ऑर्डरिंग इन, जो आप ऑर्डर कर रहे हो उसके अंदर जो है एवरेज स्पेंड जो कर रहे हो 2014 में 410 थी, जो कि 495 पहुंच चुकी है। तो ये चीज भी बढ़ रही है, डबल ऑर्डरिंग इन हो रहा है और स्पेंड भी आप ज्यादा कर रहे हो। तो यही ट्रेंड आपको सारी मिनी मेट्रोज टायर 1 टायर 2 में भी मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि की ब्रांड्स हैं, उनके बिजनेस मॉडल कैसे हैं और वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से बिजनेस में उनके पैरामीटर्स, जो की मैट्रिक्स हैं, उस बिजनेसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जो फॉर्मेट है वो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट फॉर्मेट है। और उसके अंदर जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियों का ब्रांड आप इंडिया में देख रहे हो, वो यहाँ पर एक मास्टर फ्रेंचाइजी एक्चुअल में लिया हुआ है। इनके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं विदेशों में हैं, और उनके जो है वहां से इन्होंने मास्टर फ्रेंचाइज लेके उनके ब्रांड को यूज करते हैं, उनके लोगों को यूज करते हैं और यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। तो इन सारी चीजों के कारण इनको मास्टर फ्रेंचाइजी इसको बोलते हैं, इस बिजनेस मॉडल को। और इसमें इनको एक रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है कंपनी को, इन ल्यू कि हम उनका ब्रांड यूज कर रहे हैं और सारी चीजें जो टेक्निकल नो हाउ यूज कर रहे हैं उसके लिए इनको एक रॉयल्टी फीस कंपनी को देनी पड़ती है। अब इसमें देखेंगे कि मास्टर फ्रेंचाइजी में सारी मोस्ट ऑफ द कंपनी मास्टर फ्रेंचाइजी के तहत हैं, लेकिन बर्गर किंग जो है वो ज्वाइंट वेंचर है, जो कि मार्केट फ्रेंचाइज का एक थोड़ा मॉडिफाइड रूप है, जिसमें कि कंपनी यहाँ पर एक अपना ऑफिस बनाती है पेरेंट कंपनी, और वो अपना टेक्निकल नो हाउ और ज्वाइंट वेंचर को देती है। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ज्वाइंट वेंचर में बर्गर किंग ने किया है ये वेंचर। अब देखें कि आउटलेट काउंट, कितना आउटरीच है कंपनियों का अपने कंज्यूमर के लिए। तो जितना ज़्यादा आपका आउटलेट होगा उतना आपका रीच होगा अपने कंज्यूमर के पास, और अगर आप कंज्यूमर के पास हैं तो आपके चांसेस ऑफ ग्रोइंग इज मच हायर। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो है आउटलेट है वो डोमिनोज पिज्ज़ा के हैं, जो कि 1354 हैं, मैकडी के 311 हैं, KFC के 454 हैं पैन इंडिया, सबवे के 541 हैं और बर्गर किंग के 261 आउटलेट हैं इनके।
अब एवरेज जो है बर्गर किंग अभी भी निचले पायदानों पे है, ग्रोथ के बहुत प्रॉस्पेक्ट हैं कंपनी में। एपीसी जो एवरेज पर कवर है उसमें 200 रुपए से लेके 225 रुपए का है डोमिनोज में, जो कि ऑलमोस्ट जो है सबवे में थोड़ा कम है, अदरवाइज बर्गर किंग तक आप देखेंगे उतना ही है। पिज़्ज़ा हट में थोड़ा ज़्यादा है, और ये चूँकि बारबेक्यू नेशन कबाब फैक्ट्री इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा फुल रेस्टोरेंट है डाइनिंग। अब एवरेज टिकट साइज को देखें, अगर जो है एवरेज टिकट वैल्यू है आयन आइटम में, तो उसमें 500 से लेके 600 रुपए तक ऑलमोस्ट सारी हैं, केवल सबवे में नीचे है थोड़ा, अदरवाइज बर्गर किंग भी सिमिलर ही है। अब देखें जो मेन जो हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है कंपनी जब कभी भी जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, उसके बाद उसको प्रोसेस करती है, फिनिश्ड गुड बनाती है और अपने कंज्यूमर तक पहुंचाती है, तो ये प्रोसेस में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो माल बेचती है उसका जो पूरा कॉस्ट है वो कितना है, तो जितना कम होगा मार्जिन उतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की। तो इसमें डोमिनोज सबसे अच्छा है, 22 से 23% है, लेकिन बर्गर किंग और केएफसी की बात कर लें, मैकडोनल्ड, तो ये ऑलमोस्ट जो है 34 से 36% के रेंज में इनका कॉस्ट ऑफ गुड है, तो ये थोड़ा हायर साइड में है, जो कि डोमिनोज एंजॉय करता है निचले साइड में। और ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वहीं पर जैसा कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा होगा तो आपको मार्जिन थोड़ी कम होगी। सिमिलरली आप देख रहे हो कि 77 से 78% की ग्रॉस मार्जिन डोमिनोज में है, जो कि बर्गर किंग में 64 से 65% की है, चूंकि इनका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा था। अब ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में कंपनियां कितना खर्चा करती हैं और लोगों के मन में जो है इम्पैक्ट कितना है कंपनी के ब्रांड को लेके, वही उनको अपील करता है जो है सेल के लिए, जो कि जो कंपनियां जनरेट करती हैं कंज्यूमर से, तो उसमें 3 से लेके 8% के करीब कंपनियां खर्च करती हैं एडवर्टीजमेंट में। तो उसमें 3 से 4% डोमिनोज का है अपने रेवेन्यू का, और वहीं पर बर्गर किंग देखें 4 से 5% अपने रेवेन्यू का खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के रूप में। अब आते हैं कि रॉयल्टी कितना हम देते हैं अपने पेरेंट कंपनियों को लाइसेंस यूज करने के लिए इंडिया में, तो वहां पर देखेंगे कि डोमिनोज जो है वो जो है रॉयल्टी 3 से 4% दे रहा है, और 4 से 5% के करीब बर्गर किंग दे रहा है। ऑलमोस्ट रेंज जो है 3 से 8% के करीब का है, तो यहाँ पर रॉयल्टी लोग उतना पे कर रहे हैं। अब स्टोर एबिटा की हम बात करें तो स्टोर एबिटा में ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि एबिटा लेवल अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, और अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट होता है शेयर होल्डर्स के लिए। अब स्टोर एबिटा जो है 21 से 23% डोमिनोज में है, जो कि आप अगर बर्गर किंग को देखें तो 12 से 14% का है, तो ये थोड़ा नीचे है, निचले पायदान पे है। सबवे में अच्छा है, 20 के आसपास है, 20 के आसपास है, और सब में देखेंगे तो 13 से, मैकडी में 13 से 15 है, केएफसी में 14 से 16 है। तो नीचे एबिटा का होना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को दबाता है, कंप्रेस करता है, और शेयर होल्डर्स वैल्यू एडिशन थोड़ा कम करता है। एवरेज सेल्स पर डे कितना है कंपनी का, तो डोमिनोज में 75,000 से 80,000 पर डे का सेल आ रहा है इनके स्टोर पे, और अगर आप देखें कि बर्गर में करीब 1,10,000 से 1,20,000, केएफसी में वहीं 1,20,000 से 1,30,000, और सबवे में 30 से 35,000 पर स्टोर का जो पर डे का सेल आ रहा है, तो ये डेली सेल्स हैं। तो ये मोटा मोटी एक हमने देखा कि क्या कंपनियां इस क्षेत्र में कर रही हैं। अब क्यूएसआर जो है टोटल जो फूड सर्विसेज सेगमेंट है उसके अंदर क्यूएसआर बहुत अच्छी तरह से राइज कर रहा है, और उनका पाई जो है पिछले 5 सालों में बढ़ा है और आने वाले 5 सालों में और बढ़ने वाला है। तो पिछले 2015 में क्यूएसआर जो सेगमेंट था, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वो 19% का मार्केट शेयर था। 2020 आते आते 22 हो गया, 2025 तक जाते जाते 25% इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो ये सेगमेंट इज हैपनिंग सेगमेंट और ग्रोइंग सेगमेंट है। अब देखेंगे कि आईपीओ के दौरान 2-3 कंपनियां लिस्टेड हैं अभी, कॉफी कैफे डे है, डोमिनोज है, वेस्ट लाइफ है, ये 3 कंपनियां ऑलरेडी लिस्टेड हैं। और आईपीओ के समय कितने काउंट थे और उसके बाद जब पैसा लाए उसके बाद कितना बड़ा काउंट हुआ, तो डोमिनोज में 16% CAGR आईपीओ के बाद इनके आउटलेट में हुआ है, क्योंकि पैसा लेके आए तो उन्होंने कैपेक्स किया उसका। वेस्ट लाइफ में 10% है, और कॉफी कैफे डे में 4% ही रहा है, क्योंकि कॉफी कैफे डे में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए थे, बाद में उनके प्रमोटर्स की डेथ हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसी इशू की कंपनी में सेगान कंपनी का ग्रोथ आपको कम दिख रहा है।
अब हम एक पैरामीटर देखते हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब भी हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब जो कंपनियां एस्टैब्लिश कर चुकी हैं अपने स्टोर को और वहां से क्या ग्रोथ हो रही है उन सारे स्टोर्स में, वो एक पैरामीटर है ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी नापने का। तो देखेंगे कि 2020, 19 और 18 में किस तरह से डोमिनोज ने 14 से लेकर 16% के करीब का ग्रोथ किया है। 2020 में सबका ग्रोथ कम रहा है, बर्गर किंग का देखेंगे तो माइनस में रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। लेकिन 2019 में सारी कंपनियां अच्छी की हैं, बर्गर किंग ने काफ़ी अच्छा किया था 2019 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। अब हम इस सेक्शन में फाइनेंशियल्स और कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे। कंपनी ने बर्गर किंग ने किस तरह से 2017 से लेकर 2020 तक किस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल्स रहा है। इनके इनकम स्टेटमेंट को की स्क्रूटनी करेंगे तो देख रहे हैं कि नेट सेल्स अगर आप देखें तो इसमें 2017 से 18 में 64% का नेट सेल्स, और ये जो सारे फिगर आप देख रहे हैं मिलियंस में हैं, मतलब इसमें एक डेसिमल लगाएंगे तो करोड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 229 करोड़ का सेल 2017 में बढ़ के 841 करोड़ का सेल 2020 आते आते हो चुका है, जो कि साल दर साल 18 में 64% का ग्रोथ था, 19 में 67% का और 2020 में 33% का। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी इंप्रेसिव है। अब सेल्स ग्रोथ अगर हुआ है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एबिटा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। तो एबिटा अगर देखते हैं तो 2018 में जो सेल्स ग्रोथ 64% की थी, एबिटा जो है, एबिटा में भी हमने माइनस से प्लस आते हुए देखा है इसको। और उसके बाद 2019 में एबिटा में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। एबिटा अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है सेल्स से तो बहुत अच्छी बात है और कंपनी में हुआ है ऐसा। और 2020 में भी सिमिलरली एबिटा का अच्छा ग्रोथ हुआ है, 104 करोड़ हो चुका है एबिटा 2020 आते आते। तो एबिटा मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये एक ऑपरेशन लेवल पे कंपनी कैसा कर रही है उसका एक मानदंड है कि एबिटा मतलब ऑपरेशन लेवल पे कंपनी प्रॉफिट है। अब कंपनी को जो है इनकम स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट बात करने पड़ते हैं, जो कि खर्चे हैं इनके। तो वो खर्चा बात करने के बाद कंपनी 2017 से लेकर 2020 तक और अभी जो फिलहाल मौजूदा हाफ ईयरली रिजल्ट्स हमारे सामने, वहां तक भी कंपनी अभी भी माइनस में है। मतलब नेट लेवल पे अगर देखेंगे तो कंपनी का रिपोर्टेड पैट जो है वो माइनस है। तो ये एक चिंता का विषय है कि कंपनी अभी भी नेट लेवल पे प्रॉफिट पे नहीं आ पाई है। अब की रेशियो की बात करते हैं। तो हमने इनकम स्टेटमेंट बिजनेस देख लिया इनका। की रेशियो चूंकि कंपनी लॉस में है तो हम दो पैरामीटर्स पे देखेंगे कि कैसा किया है, ईवी बाई सेल्स और ईवी बाई एबिटा। तो पहले ईवी क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू जिसे हम कहते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू मतलब कंपनी का मार्केट कैप प्लस डेट माइनस जो कैश कंपनी के पास पड़ी होती है उसको एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। और डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब सेल्स से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना गुना ज्यादा है। तो सेल्स जितना था 2017 में 6 गुना ज्यादा था और 2020 आते आते ये रेशियो कम हो गया, 2 गुना ही है। मतलब एंटरप्राइज वैल्यू का कम होना, इस रेशियो का कम होना ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ठीक हो रहा है। ईवी बाई एबिटा भी सिमिलर काइंड है कि एबिटा जो ऑपरेशन लेवल पे पैसा कंपनी कमा रही है उसके हिसाब से हम टोटल कंपनी की जो वैल्यूएशन देखते हैं वो कैसी है। तो वो एक समय 2017 में चूंकि एबिटा माइनस था इनका, तो माइनस थी, उसके बाद 382 था, उसके बाद रेशियो और सुधार हुआ, उसमें अच्छे हुए रेशियो 19.4 हुआ 19 में और 2020 में 15.6 रहा। तो ये सुधार हो रहा है, इसमें और सुधार की गुंजाइश है और होना चाहिए, और ये और कम होगा तो वैल्यूएशन अच्छे होंगे इसके। और आपके सामने वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं जिसमें कि कंपनी ऑलमोस्ट ठीक ठाक कर रही है। केवल एसेट टर्नओवर एक चिंता का विषय है कि एसेट टर्नओवर कंपनी का ज़्यादा नहीं हो रहा, जहाँ पर कि 0.3 था उसमें सुधार तो हुआ है लेकिन लास्ट के 2 सालों में 0.7 रहा है। ये जितना ज़्यादा होगा कंपनी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी अपने पूरे रिसोर्सेज, जितनी कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह से कंपनी को यूटिलाइज करना चाहिए। मोर देन वन, जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट बनाती जाएगी अपने एसेट्स पे। अब ग्रॉस मार्जिन हमने देखा था, पहले भी देखा था कि ग्रॉस मार्जिन चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा थे तो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा कम था कंपेयर टू द पीयर्स। जो भी थोड़ा सुधार हुआ है 60 से लेकर 64 के आसपास घूम रहा है। ये अगर और सुधरेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो शेयर होल्डर्स के वैल्यू एडिशन तभी होता है। एबिटा मार्जिन लेकिन कंपनी का अभी भी थोड़ा पैथेटिक है, 12 साढ़े 12 के करीब है। इसको और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि कंपनी को वैल्यूएशन इनको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए कि कंपनी जो है 2-3 कंपनियां लिस्टेड हैं। कॉफ़ी डे की बात नहीं करेंगे लेकिन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो कि मैगडी का जिनके पास फ्रेंचाइजी है, और आपके सामने डोमिनोज है जो कि जुबलेंट फूड के नाम से है। तो जुबलेंट फूड जो है वो अगर आप देखें तो
वो उनका वैल्यूएशन तकरीबन जो है 32,000 करोड़ का है और इस कंपनी का वैल्यूएशन 3,000 के नीचे है। सब 3,000 करोड़ का वैल्यूएशन है टोटल। चूँकि कंपनी अभी भी लॉस में है और डोमिनोज अभी प्रॉफिट कर रहा है, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है कंपनी की। और वहीं पर वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में देख लें तो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट तकरीबन सब 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है उनका, तो उसके आधा है कंपनी ये। उनके स्टोर काउंट भी उन लोगों से आधे हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी हुआ कि स्टोर काउंट बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी को। लेकिन ये चीज़ें हैं कि 2000 अगर आप निवेश कर रहे हैं आईपीओ में तो आपको 2026 तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी तब 700 एडिशन करेगी और फिर प्रॉफिटेबिलिटी तब इंक्रीज ज़्यादा होगी कंपनी की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रिसेंट जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भी वैल्यूएशंस का एक तरीका है नापने का, कि जिसमें जो 2 रिसेंट ट्रांजैक्शन कंपनी में हुए हैं, पहला प्रमोटर ने मई में इसमें पैसा डाला है राइट इशू के जरिए, 58 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, 44 रुपये प्रति शेयर पे, और 1 करोड़ 32 लाख शेयर्स कंपनी के प्रमोटर ने खुद खरीदे हैं। तो और अमान शाह इन्वेस्टमेंट ने प्री आईपीओ में प्लेसमेंट किया गया कंपनी को, जो कि 58 रुपये 50 पैसे पे है। और यहाँ पर 1 करोड़ 57 लाख शेयर्स अमान शाह कैपिटल ने सब्सक्राइब किए हैं प्री आईपीओ। 58.5 रुपये पे 92 करोड़ रुपीस के करीब कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये नवंबर 13 को ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये 2 ट्रांजैक्शन है 58.5 रुपये पे और 44 रुपये पे। तो 58.5 जो रुपये है वो 59 से 60 के बीच जो इनका आईपीओ प्राइस है उसके आसपास ही है। तो ऑलमोस्ट जो है उसी के आसपास है, जो कि लगता है कि इसमें अगर किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो वैल्यूएशन ठीक ठाक होने चाहिए और इनको ग्रोथ दिख रही है। मेन बेसिकली हम देखते हैं कि ग्रोथ कैसा होना चाहिए, तो ग्रोथ में शायद आश्वस्त हैं, इसलिए इन्होंने 58.5 रुपये में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप भी ग्रोथ में आश्वस्त हैं और लंबी अवधि का नज़रिया है, तकरीबन 5 साल या 6 साल का नज़रिया है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आईपीओ में पैसा डाल के तुरंत पैसा कमाएं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये वेंचर आपको तब करना चाहिए। लेकिन अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो इस प्राइस पे या फिर लिस्ट होता है और आपको कोई डिस्काउंट मिलता है, तब आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए।